हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है डेली करंट अफेयर्स शो में आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 पास्ड बाय द लोकसभा। तो दोस्तों, ये जो बिल है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, ये अभी अभी लोकसभा से पास हो गया है 22 मार्च 2021 को। और दोस्तों, आज जो है इस पर काफ़ी एडिटोरियल्स आए हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों टॉपिक की कवरेज जो है इस तरह से होगी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल छूटेगा नहीं, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो होलिस्टिकली मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन खंडेलवाल और ये मेरा ट्विटर अकाउंट का एड्रेस है जहाँ पे आप आकर के मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएंगे। तो आप उस चैनल को जरूर जा करके ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 की। ये आखिर बिल लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो इसके पीछे जो एम है, जो इसका उद्देश्य रहा है, वो ये है कि फॉलोइंग कि फर्दर डिफाइंस द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली। अब आपको पता होगा, अगर आप 2-3 साल से न्यूज़ को ट्रैक कर रहे हो, तो दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि एज अ जैसे कि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जो स्टेट्स होती हैं उनमें गवर्नर होता है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स होती है और वो काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। और इसी तरीके से जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके पास भी कुछ पावर्स होती है। तो अब क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल ये लेकर के आई है और इस बिल में जो है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस बिल के कुछ प्रोविजंस है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो है प्रीलिम्स जो यूपीएससी का होता है वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रोविजन याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हम एक एक करके देखें। तो पहला प्रोविजन दोस्तों इस तरह से है कि गवर्नमेंट टू मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, मतलब अब से गवर्नमेंट का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएगा। और दोस्तों, इस बिल में एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को बढ़ाया गया है, जो कि आपको इन प्रोविजंस के थ्रू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रेफर्ड टू इन एनी लॉ टू बी मेड बाई द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब हर कुछ जो भी लॉ जो भी पास कराया जाएगा अब से लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जुरिसडिक्शन में ही होगा। ठीक है, अंडर गाइडेंस में ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि वाइडनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब क्लियर पावर होती है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द बिल गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द एलजी को। ठीक है, एलजी को कुछ डिस्क्रिशनरी मतलब स्पेशल पावर्स देता है, इवन इन मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। जहाँ जहाँ पर पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली की है, जैसे कि एजुकेशन होगी, हेल्थ हो गया, ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, ये ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट की पहले तो पूरी कंप्लीटली पावर्स थी, लेकिन अब से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर कोई भी बात होती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पसंद नहीं आता है कि कोई बिल अगर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड लेकर के लाया गया और हमारे जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई साहब हैं उनको अगर समझ नहीं आया, तो वो उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, उसको ठीक है रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये पावर दी गई है। ठीक है, तो नेसेसरीली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एलजी। तो यहाँ पे ये जो थर्ड प्रोविजन है वो ये कहता है कि इट सीक्स टू एंश्योर दैट एलजी इज नेसेसरीली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव हिज हर ओपिनियन बिफोर एनी डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब अब एलजी की ओपिनियन लेना मस्ट हो गया है। एलजी की ओपिनियन आपको लेनी ही पड़ेगी। जो भी बिल पास करना हो, भले से कोई से भी बिल जो है एजुकेशन, हेल्थ या एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर से रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पास करना हो, लेकिन पहले ये है कि एलजी की ओपिनियन लेना मस्ट है, वो ज़रूरी है। उसके बिना जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ओपिनियन मस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा रिलेटेड टू जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। पहले क्या होता था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उसके पास पूरा राइट था एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने का, लेकिन अब क्या है, एलजी भाई साहब को वहाँ पे भी घुसा दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से रिलेटेड भी कुछ पावर्स दी गई है।
है। अब देखो ये क्या है, द अमेंडमेंट ऑल्सो सेज दैट लेजिस्लेटिव असेंबली शेल नॉट मेक एनी रूल टू एंश्योर इटसेल्फ टू कंसीडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब देखो पता है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, वो भी लॉ की तरह ही काम करते हैं। बट वो क्या होता था कि बिल्कुल जनरली जो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उसमें तो वो खुद से ही बना लेते हैं, उसके लिए कोई बिल पास नहीं कराने पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अब इसके लिए भी जो है एलजी की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली शेल नॉट मेक एनी रूल टू इनेबल इटसेल्फ। तो अब ये जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं ना, कि भाई आज जो है हम दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम जो है हेलमेट लगाना लागू कर रहे हैं, ये हेलमेट अब लगाना, या कोविड-19 के चलते तहत जो है मास्क लगाने पड़ेंगे सभी लोगों को। तो ये ऐसे काम जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, ठीक है। तो इसके राइट्स भी अब जो है दिल्ली गवर्नमेंट से अब कम हो गए हैं, और उसके लिए भी जो है अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओपिनियन की इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल और कंडक्ट इंक्वायरीज इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो मतलब अब जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर्स नहीं रहेगी कि वो कभी भी जब चाहे मन पड़ा तो जो रूल्स आए बना दिए। अब ऐसा नहीं कर पाएगी दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्लाइड है देखते हैं दोस्तों कि एक्चुअली दिल्ली और सेंटर के बीच में जो है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है और सेंटर गवर्नमेंट है, इसके बीच में एक एंग्विश सी बनी हुई है, एक मतलब झगड़ा सा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो बिल है वो तो ये जो भाई साहब हैं अमित शाह भाई साहब, ये लेकर के आए हैं, ठीक है। तो अमित शाह जो है हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो ये लेकर के आए हैं और ये पूरी तरह से जो है बिल के फेवर में है, क्योंकि बिल यही लेके आए हैं। तो और दिल्ली गवर्नमेंट कुछ अपने क्लेम्स है जो कि ये केजरीवाल जी हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो तुम ये बिल लेके आए हो ना, इसमें तो पूरी पावर ही एलजी को दे दी गई है। अब हमारे पास क्या बचा? जबकि आर्टिकल नंबर 239 AA जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है, वो ये कहता है कि भाई लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, मतलब लेजिस्लेचर मतलब वहाँ का जो दिल्ली का लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकता है किसी भी मैटर में, एनी मैटर मतलब किसी भी मैटर में, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके किसको? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के मैटर्स को छोड़ करके किसी भी मामले में जो है दिल्ली गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में जो पुलिस है वो पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करती है। इसी तरह से जो लैंड रेवेन्यू के मामले होते हैं ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सारी पावर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले संभालते हैं, ये एलजी के थ्रू, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके थ्रू। और पब्लिक ऑर्डर के मामले भी जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। तो वो सब की बात केजरीवाल ने फाइनली मान ली थी, लेकिन वो यही कह रहा था कि भाई हेल्थ, एजुकेशन और जो एग्रीकल्चर वाला मामला है उस पर तो हमको कानून बनाने दो। तो क्योंकि ये आर्टिकल 239 AA में डिफाइंड है ये बात, ठीक है। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना बाद में 2018 में वर्डिक्ट दिया था। क्या वर्डिक्ट दिया था उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2018 रिकॉग्नाइज असेंबलीज राइट, कि भाई असेंबली का राइट है, लेजिस्लेटिव असेंबली का हक है कि यूनियन हैज केवल एक्सक्लूसिव पावर्स हैं ओनली इन द 3 इश्यूज, मतलब इन्हीं 3 इश्यूज में जो है ये पावर है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन के पास है ये पावर, कि वो इसके ऊपर कानून बना सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के मामले में, ठीक है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट सेड एलजी शुड वर्क विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये था 2018 का वर्डिक्ट, जिसमें 5 जजेस की बेंच ने ऑर्डर सुनाया था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है क्लेरिफाई करता है कि एलजी हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। तो मतलब ये तो बिल बिल्कुल अपोजिट सी बातें कर रहा है भाई। ये जो अभी में बिल आया है ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बिल्कुल एक तरीके से कहें तो पॉलिटिकल वे में बोलूँ तो धज्जियां उड़ा दी गई है, और ये कहा गया है कि अब से जो है बिल्कुल सारी पावर्स ही एलजी के हाथ में आ गई है। जबकि एलजी को जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी एड एंड एडवाइस के बेसिस पे काम करना था, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मतलब अब जो है एलजी है भाई जो भी है दिल्ली में, ठीक है। तो वाइल एनी मैटर ऑफ डिस्प्यूट कैन बी सेंट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। किसी भी मामले को, जो डिस्प्यूटेड मामला होता है ना, जो एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूटेड मामले थे, वो जो है उस डिस्प्यूट के मामले में एलजी जो है प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख सकता था, मतलब एक तरीके से सेंड कर सकता था इस मामले को डिस्प्यूट के केसेस में। फिर ये है कि प्रेसिडेंट भाई साहब जो होंगे वो रिजॉल्व करेंगे उस मैटर को। तो सुप्रीम कोर्ट सेड इट डज नॉट मीन एवरी मैटर
शुड बी सेंड। ठीक है, मतलब ये है कि पहले क्या हो रहा था कि एलजी जो है हर एक मामले को ही है ना, दिल्ली गवर्नमेंट के हर एक मामले को ही लेकर के जो है प्रेसिडेंट को सेंड कर देते थे, तो दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाती थी। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये वर्डिक्ट दिया था कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी और एलजी जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। लेकिन बिल ने बिल्कुल घुमा दिया है, ये जो बिल आया है इसने सब कुछ घुमा दिया है। और देखो दोस्तों, ऐसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, और आर्टिकल 239 ए से ही क्वेश्चन आया था, 2 स्टेटमेंट आया था, उसमें सही और गलत पहचानना था। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो 2018 का जो ये वर्डिक्ट है ना, आप इसको थोड़ा सा देख लो। ये यही है कि 5 जज की बेंच थी, उन्होंने कहा कि एलजी concurrence is not required on issues other than पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। मतलब पुलिस का मामला हो या पब्लिक ऑर्डर या लैंड के मामले के अलावा किसी और मामले में एलजी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से था ये। इसके अलावा दोस्तों जो वर्डिक्ट में कहा गया था वो ये था कि भाई इट हैड एडेड दैट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू द एलजी। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है एलजी के साथ बातचीत करनी होगी और बातचीत के साथ जो है कम्युनिकेशन से ही कोई भी काम आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एलजी हर चीज़ को नकार दे। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे बस यही कहा गया था। इसके अलावा जो था वो ये था कि भाई स्टेटस ऑफ द एलजी ऑफ दिल्ली इज नॉट दैट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। मतलब ये जो बंदा है ना एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये है एक एडमिनिस्ट्रेटर, ये कोई गवर्नर नहीं है। ठीक है, एंड इसका लिमिटेड सेंस में ही काम लिया जा रहा है। वो ये है कि वर्किंग विद द डेजिग्नेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बस उसका काम इतना ही है। और इट हैड ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड दैट दिल्ली इज नॉट अ स्टेट। मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल भी जो है बहुत ज़्यादा हवा में उड़ जाए और वो ये नहीं समझे कि हम पूरी स्टेट है। भाई स्टेट नहीं हो तुम, यूनियन टेरिटरी हो और तुम्हारे पास भी लिमिटेड पावर है। और इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी जो है एक लिमिटेड स्कोप में ही पावर्स हैं। ठीक है, और वो जो है मतलब पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस के मैटर के अलावा बाकी किसी भी मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये था मतलब पहले। ठीक है, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ये बोलता है कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फाइल्स ऑन एग्जीक्यूटिव मैटर्स। ये सब इतना उतना खास नहीं है। मतलब जो है जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है वो सब मतलब एलजी को इन्फॉर्म करके जो भी डेवलपमेंट लेकर के आना चाहती है वो लेकर के आ सकती है। लेकिन इसके बारे में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता होना चाहिए, बस ये था पहले। और लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है ना, वो अमेंडमेंट के हिसाब से तो ये है, चूंकि ये अमेंडमेंट पास हो चुका है लोकसभा से और बहुत हद तक चांसेस है कि ये राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो it will force the elected government to take LG's advice before taking any action on any cabinet decision। ठीक है, तो LG की एडवाइस जो है वो मस्ट हो जाएगी। LG की एडवाइस के बिना अब कोई भी काम जो है दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं जो दोस्तों 1991 में जब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट आया था, तो उस टाइम पे जो है जो खास बात देखने को मिलती है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में कि दिल्ली करंट स्टेटस एज अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन आउटकम ऑफ 69th अमेंडमेंट एक्ट का आउटकम है। और इसमें जो है जब ये एक्ट पास हुआ था ना 1991 में, तो इसमें जो आर्टिकल 239 ए और 239 बीबी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट कराया गया था। ठीक है, वर इंट्रोड्यूस्ड किए गए थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिखा हुआ है। फिर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज पास्ड simultaneously to supplement the constitutional provisions relating to the assembly and the council of minister of national capital। ठीक है, तो इस तरीके से ये पास हो गया था और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस GNCTD एक्ट आउटलाइंस द पावर्स ऑफ द असेंबली। तो जितने भी जो पर्पस से जो जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, तो उसमें यही था कि जो असेंबली की पावर है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी डिस्क्रिशनरी पावर है जिन जिन मैटर में, वो बहुत क्लियरली डिफाइन की गई थी इस एक्ट के अंडर में। ठीक है, तो ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद रेस्पेक्ट टू द नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द एलजी। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स। ठीक है, तो वो ये है कि ये जो 1987 में ना एक कमिटी बनाई गई थी जिसका नाम था बालाकृष्णन कमेटी। बालाकृष्णन कमेटी, इसका नाम ध्यान रखना, हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो पास कराया गया था और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट 1991 को
पार्लियामेंट में लाया गया था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, जो छोटे मोटे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि श्री अनिल बैजल जो है, अनिल बैजल टुक ओवर एज द 21st लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑन 31 दिसंबर 2016। तो ये ध्यान रखना है कि अनिल बैजल जो है वो अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये डिस्कशन आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा और काफ़ी सारे प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट भी मिल जाएंगे आपको, यूपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड एज वेल एज दूसरे जो गवर्नमेंट एग्जाम के से बेस्ड हैं वो भी फैक्ट आपको मिल जाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखें आप कि 69th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किस से डील करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो GNCT एक्ट है 1991 का, उससे डील करता है और ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए